सुना रहा हूं आपको वैलेंटाइन मर्डर केस का दूसरा हिस्सा। वैलेंटाइंस डे वाले दिन सजनी की मौत हुई और उसके कुछ दिन के बाद तरुण धिनराज लापता था। उसके लापता होने के बारे में पुलिस को तरुण के ही भाई ने बताया था। सजनी की मौत के किस्से ने सबको हिला कर रख दिया था। सजनी के माँ बाप, उसकी बहन, सब लोग हैरान थे, लेकिन उनसे ज्यादा हैरान पुलिस थी। तरुण का लापता हो जाना या तो बहुत बड़ी साजिश थी या फिर एक धोखा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद तरुण के गायब होने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने सजनी को मारा था। सजनी दम घुटने की वजह से मरी थी। उसे दुपट्टे से गला घोंट के मारा गया था। पहले माना जा रहा था कि शायद तरुण ने पत्नी खो देने के सदमे में आत्महत्या कर ली है, लेकिन सजनी के पिता के बयान पर जब पुलिस ने गौर किया तो तरुण पर शक और गहरा होता गया। तरुण का वीकेंड्स पर शहर के बाहर जाना और सजनी को उसके माँ बाप के घर पर रहने को भेजना, इसके अलावा सजनी का पैसों को लेकर परेशान होना और पिता से गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे मांगना और फिर अंत में सजनी का खून हो जाना। तरुण के गायब होने के बाद पुलिस ने उसकी पूरी फैमिली को इंटरोगेट किया। तरुण की मां, उसका भाई, सारे लोग शक के घेरे में थे। हमारे देश में नई नवेली शादीशुदा लड़कियों को साजिश करके मार देने वाले केसेस की लिस्ट काफी लंबी है। पुलिस को शक हुआ ये कहीं दहेज के लालच का केस तो नहीं है। हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। तरुण को पुलिस ढूंढ रही थी और तरुण के घर वाले जेल की सलाखें गिन रहे थे। कुछ दिन तक जेल में रहने के बाद तरुण की मां और भाई अपने घर आ गए, लेकिन तरुण का कहीं कुछ पता नहीं था। महीनों तक पुलिस तरुण की तलाश करती रही, लेकिन वो ऐसे गायब हो गया था जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है। गुजरात में उस समय चीफ मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी। सजनी के माता पिता ने उनसे मदद मांगी। सीएम ऑफिस से डायरेक्शंस गई और पुलिस से कहा गया कि वो इस केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। 23 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरु की उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर वो दो लोग प्रवीण भदेले के साथ बैठे थे। अरुण, इट्स ओवर, ये शब्द प्रवीण के कानों में किसी कील की तरह चुभे। प्रवीण हैरान था। सामने खड़े आदमी ने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड दिखाया तो मालूम हुआ कि वो एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर था और वो वहां तरुण को अरेस्ट करने आया था। इतने सालों में किसी ने भी प्रवीण भदेले को तरुण कहकर नहीं बुलाया था। पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बैठा तरुण और प्रवीण भदेले इस बात से परेशान था कि आखिर पुलिस ने उसे पकड़ा तो कैसे पकड़ा, और वो भी इतने साल के बाद। गड़े हुए मुर्दे वापस आ सकते हैं, तो ये तरुण तो फिर भी जिंदा था, जीता जागता, हंसता खेलता, अपनी एक अलग जिंदगी जी रहा था। इस जिंदगी में उसके पास एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी नौकरी थी,
एक बीवी थी, बच्चे थे और एक नई पहचान थी। लेकिन इंसान कितना ही तेज भागे, अपने अतीत से तेज वो भाग नहीं सकता। तरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो पूरी कहानी कुछ यूं है कि 2003 में सजनी का खून हो जाने के बाद पुलिस ने तरुण के घर के आसपास पूछताछ की। मालूम हुआ कि किसी ने भी किसी अनजान शख्स को तरुण के फ्लैट पर आते जाते नहीं देखा था। सजनी की हत्या वाली रात को तरुण के अलावा उस फ्लैट में कोई और नहीं गया था। इसके अलावा मालूम हुआ कि तरुण का शादी से पहले किसी और लड़की के साथ अफेयर था और तरुण उस लड़की से शादी करना चाहता था। पुलिस ने उस लड़की को ढूंढ निकाला। इत्तेफाक से वो लड़की गुजरात में एक रेडियो जॉकी के तौर पर काम कर रही थी। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि 14 फरवरी के ठीक 2 दिन बाद तरुण ने उसे फोन किया था। तरुण ने कहा कि मैं तुम्हें वैलेंटाइंस डे गिफ्ट के तौर पर अपनी पत्नी की लाश देना चाहता हूं। मैंने उसे मार दिया है और अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन उस लड़की ने तरुण से कहा, मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी। अब पुलिस को तरुण के खिलाफ एक सॉलिड लीड मिल चुकी थी। मर्डर मोटिव एस्टैब्लिश हो चुका था और पुलिस ने तरुण को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। पुलिस ने तरुण के घर वालों की एक एक मूवमेंट पर नजर रखी। 2003 का केस था और 2009 आते आते तरुण के पिता की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2009 में तरुण के माता पिता अपने रिश्तेदार के यहाँ केरला में गए थे। पता चला कि तरुण पहली बार अपने माँ बाप से केरला में आकर मिला। माँ बाप हैरान हो गए और घबराने लगे। तरुण के सर पर इनाम था और तरुण ने उनसे मिलने आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। तरुण से मुलाकात होने के अगले दिन ही तरुण के पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद तरुण के बारे में कोई और खबर नहीं। वक्त बीता, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और साल दर साल इस केस के सुलझ पाने की उम्मीद खत्म होती गई। मंथली मीटिंग्स में इस केस की अपडेट ली जाती थी। सबके पास हर बार वही जवाब होता था, सर वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, नो न्यू लीड्स एज ऑफ नाउ। इस केस पर कई ऑफिसर्स ने काम किया। जॉइंट कमिश्नर ए.के. शर्मा, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमांशु शुक्ला, इनके जैसे कई काबिल ऑफिसर्स ने इस केस को सॉल्व करने की उम्मीद को जिंदा रखा। फिर आया साल 2012। डीसीपी दीपन भद्रन बताते हैं कि उन्होंने फरवरी 2012 में वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया। वो सारे नाम खंगाले गए जो नाम इस केस में कभी न कभी सामने आए, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पहला नाम था तरुण की मां, अनम्मा जिनराज। ये रिटायरमेंट के बाद से ही मंदसौर में रह रही थी। उसके बाद में नाम आया तरुण के भाई अरुण जिनराज का। फिर कुछ दोस्तों का नाम आया। इन सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। ये लाखों की संख्या में थे।
इन नंबर्स को स्क्रूटिनाइज किया गया, लेकिन एक बार और कोई फायदा नहीं। किरण चौधरी इस केस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। वो बताते हैं कि उन्हें किसी से अगर उम्मीद थी तो वो थी तरुण की मां अनम्मा जिनराज से। इंस्पेक्टर किरण चौधरी ने अपनी टीम के एक मेंबर रुपेश पटेल को मंदसौर भेजा। मंदसौर में रुपेश पटेल अनम्मा जिनराज के घर पे उनके साथ रहा, पेइंग गेस्ट बनकर। रुपेश पटेल ने अनम्मा और उनके पड़ोसियों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीते और कृपेश पटेल को एक लीड मिली। अनम्मा के पड़ोसी ने बातों बातों में कृपेश को बताया कि अनम्मा जिनराज के दो बेटे हैं, एक अहमदाबाद में रहता है और एक साउथ इंडिया में। इन्वेस्टिगेट करने पर मालूम हुआ कि अनम्मा अक्सर केरला आती जाती है। फिर उनकी ट्रिप्स के रूट को और खंगाला गया और मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी ट्रिप्स के दौरान 2 बार बेंगलुरु भी विजिट किया है। इंस्पेक्टर किरण चौधरी की टीम ने अनम्मा को बेंगलुरु में फॉलो भी किया, लेकिन उन्हें तरुण से उनकी मुलाकात का कोई सबूत नहीं मिला। फिर सारी चीजें छोड़कर अनम्मा के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स पर ध्यान दिया गया। उनके फोन पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स के सारे रिकॉर्ड्स देखे गए और सभी नंबर्स को वेरीफाई किया गया, सिवाय एक नंबर के, निशा प्रवीण, बेंगलुरु। निशा प्रवीण, इस बेंगलुरु नंबर को ट्रेस किया गया तो मालूम हुआ कि ये लैंडलाइन नंबर और रेकल प्राइवेट लिमिटेड का है। 35,000 एम्प्लॉयज के नाम स्क्रूटनाइज किए गए, आईटी चेक्स किए गए। पुलिस तलाश कर रही थी तरुण की, लेकिन तरुण इतने सालों में अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल चुका था। क्राइम ब्रांच के वो 2 इंस्पेक्टर्स उस रात बिल्डिंग में तरुण की फोटो लेकर दाखिल हुए थे और जब उन्होंने रिसेप्शन पर फोटो दिखाई तो मालूम हुआ कि तरुण अब प्रवीण भादेले बन चुका है और बेंगलुरु में कई साल से नौकरी कर रहा है। इतना ही नहीं, मालूम हुआ कि प्रवीण 2 बार देश से बाहर अमेरिका की यात्रा भी कर चुका था। 14 तारीख को फोन करने के बाद तरुण भागकर दिल्ली आ गया। उन दिनों कॉल सेंटर की नौकरियां काफी पॉपुलर थी। दिल्ली आने के बाद 20 फरवरी से ही तरुण ने एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू कर दी थी। 6 अप्रैल तक वो वहीं नौकरी करता रहा। फिर जब केस थोड़ा शोर पकड़ने लगा तो वो घबरा कर पुणे चला गया। पुणे में उसे निशा नाम की एक लड़की मिली। तरुण ने निशा को उसका नाम प्रवीण भादेले बताया और साथ ही कहा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न माँ बाप, न भाई बहन, न कोई रिश्तेदार। प्रवीण और निशा में दोस्ती हो गई। वहीं पुणे के ऑफिस में तरुण नौकरी करने लगा और कुछ वक्त में उसने निशा से शादी भी कर ली। पुणे में कुछ साल काम करने के बाद तरुण बेंगलुरु चला गया और वहां पर उसने ओरेकल कंपनी में जॉब शुरू कर दी। फिर शादी से उसे 2 बच्चे भी हुए। इतने साल वो पत्नी से झूठ बोलता रहा और एक झूठी जिंदगी जीता रहा।
तरुण को क्राइम ब्रांच की टीम के साथ अहमदाबाद लाया गया और सबसे पहला सवाल जो उससे पूछा गया वो ये था कि प्रवीण भादेले आखिर कौन है। तरुण का बचपन मध्य प्रदेश में बीता था। यही उसने स्कूल और कॉलेज अटेंड किया था और इसी दौरान प्रवीण भादेले से तरुण की मुलाकात हुई थी। असल में दिल्ली से भागने के बाद सबसे पहले तरुण भोपाल गया। उसी की तरह उसका दोस्त भी स्पोर्ट्स कोच था। प्रवीण भतेले स्कूल के अलावा प्राइवेट कोचिंग भी दिया करता था। कुछ दिन तरुण ने प्रवीण के साथ उसके ही घर पर बिताए। मौका देखकर तरुण जिनराज ने अपने दोस्त प्रवीण के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड्स की डुप्लीकेट कॉपीज बनवा ली और इन कॉपीज में प्रवीण की फोटो को अपनी फोटो से रिप्लेस कर दिया। तो आप सुन रहे हैं और शायद सुन के हैरान हैं, वो इस आदमी ने बकायदा बड़ी ही सफाई से किया है। डुप्लीकेट कॉपीज बनवाने के बाद तरुण प्रवीण बन जाता है और एक दिन बिना अपने दोस्त से कुछ कहे पुणे चला जाता है। यहाँ आके बिना किसी डर के नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और अच्छी खासी मोटी कमाई वाली कंपनी भी ज्वाइन कर लेता है। फिर एक दिन वो अपनी मां से मिलता है। अनम्मा से मिलने के बाद प्रवीण उन्हें कहता है कि वो उनके दूर के रिश्तेदार से रिक्वेस्ट करके एक सिम कार्ड खरीद ले। तरुण को मालूम था कि पुलिस उस पर नजर बनाकर रखे हुए होगी, लेकिन इतने दूर के रिश्तेदार पर नजर बनाकर रखने का ख्याल पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था, या शायद उन्होंने सोचा नहीं कि तरुण जैसा एक मामूली सा पीटी टीचर इतने दूर की सोच सकता है। अनम्मा के पास एक दूसरा सिम कार्ड था जिस पर तरुण कई सालों से उनसे बात किया करता था। एक रोज ओरेकल ऑफिस में बैठे तरुण को अपनी मां की फिक्र हुई। उसने उन्हें फोन किया, लेकिन फोन लग नहीं रहा था। घबराहट में उसने ऑफिस के लैंडलाइन से फोन कर दिया और कॉल को ट्रेस करके पुलिस की टीम बैंगलोर पहुंच गई। इसके अलावा पुलिस को मालूम हुआ था कि तरुण के राइट हैंड की एक उंगली कुछ सालों पहले टूट गई थी और स्पोर्ट्स इंजरी को तरुण छिपा नहीं पाया। नाम बदलना, पहचान बदलना मुमकिन था, लेकिन अपने हाथ की उस चोट को छुपा पाना पॉसिबल नहीं था। पुलिस ऑफिसर ने जब ओरेकल के ऑफिस में तरुण से हाथ मिलाया, वो तभी समझ गए थे कि 15 साल से जिस मुजरिम का पीछा वो लोग कर रहे थे, वो तलाश अब जाकर खत्म हुई है। सजनी के परिवार को इंसाफ मिला और तरुण को जेल। मां की तबीयत का बहाना बताकर तरुण ने कई बार बेल पर जेल से बाहर आने की कोशिश की। लोअर कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन सजनी के पिता की अपील पर हाईकोर्ट ने इस बेल को कैंसिल कर दिया। उम्मीद यही है कि ये तरुण जिनराज ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेगा और अपने किए की सजा उसे हर रोज मिलेगी। उन पुलिस ऑफिसर्स की जितनी सराहना की जाए वो कम है। हम उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को सलाम करते हैं